पंचवर्षीय योजना अगर बीएसएससी सोच रहे कि इसको ले जाए पंचवर्षीय योजना में, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन इसको पंचवर्षीय योजना में नहीं जाने देंगे। और बीएसएससी को हर हाल में 1 से 1.5 साल के अंदर इस वैकेंसी को पूरा करना होगा, या नहीं तो बीएसएससी में ताला लग जाएगा। इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बीएसएससी या तो समय पे इस बहाली को पूरा करेगी, या बीएसएससी हमेशा के लिए बंद होगी। ये दिलीप कुमार आपके चैनल से खुलेआम ऐलान कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 8 साल बाद सचिवालय सहायक की भर्ती हो रही है, और आपको बताएं कि फॉर्म फिलअप करने से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया है। लाखों के आसपास छात्रों की संख्या बताई जा रही है जिन्होंने फॉर्म में कोई ना कोई गड़बड़ी कर दिया है, और इसी को लेकर लगातार वो एडिट ऑप्शन फॉर्म को फिर से खोलने का जो है वो आग्रह कर रहे हैं आयोग से। और एसटी का मामला है कि क्यों सचिवालय सहायक में एक भी एसटी के लिए पद नहीं दिया गया है। फिर से आपको बताएं कि सबसे बड़ा मामला ये है कि फॉर्म फिलअप हो रहा है, 1 महीने से अधिक हो गया इसका नोटिफिकेशन आए हुए, लेकिन अभी तक एग्जाम के डेट के बारे में चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा समापन की ओर है, और मुझे काफ़ी अफसोस है कि मैं कल पहली बार ऐसा हुआ कि बीएसएससी का छात्र जो है वो पहुंचे और मैं वहां नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कल का कारण रहा कि कल पॉलिटिकल इतना बड़ा खबर आया और हमारे सहयोगी छुट्टी पर थे, जिसके कारण हम लोगों को पार्टी ऑफिसों में लगा दिया गया था और वहीं पर हमें डटे रहना था, क्योंकि बिहार में कल ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही थी कि सरकार में जो है वो फेरबदल होने वाला है। इसलिए हम लोग, मैं खासकर नहीं आ पाया, मुझे काफ़ी अफसोस है। और शुरू से हमने खबर ऐसा किया था, एक एक खबर को लीड बनाया था। दिलीप हैं, छात्र नेता हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। दिलीप जी, 8 साल बाद फॉर्म आया है बीएसएससी का, सचिवालय सहायक का, और फॉर्म में आप ही जैसा कि बता रहे थे कि लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। आयोग आखिर क्यों नहीं सुन रहा है, एडिट ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा, ताकि वो अपने फॉर्म में कम से कम सुधार कर सके। आखिर फॉर्म के लिए आपने पैसे लिए हैं, आपने बहुत पैसा लिया है, तब उनका एग्जाम ऑर्गेनाइज होगा, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आप क्यों नहीं एडिट का ऑप्शन दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी भी गलती हुई है फॉर्म भरने में, वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, या फिर ये भी नहीं कर रहे हैं कि उनको आप ज़बरदस्ती एग्जाम में बैठने दीजिए या पास कर दीजिए। वो तो यही मांग करें कि अभी फॉर्म भरा ही रहा है तो आप एक मौका दीजिए एडिट का, ताकि सुधार कर सके। और ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है आज तक, बीपीएससी हो या और जो वैकेंसी निकल, उसमें तो मौका दिया जाता है सुधार का। सेंट्रल सरकार की कोई वैकेंसी हो या बिहार सरकार की बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें कि मौका दिया गया कि आप एडिट करके सुधार कर लीजिए अगर कुछ गलती हो गया तो। और यहाँ पे गलती सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अभ्यर्थियों के द्वारा ये गलती हो रही है, ये सर्वर स्लो होने की वजह से भी गलतियाँ हो रही है। सब कुछ सही भर के लोग सबमिट करते हैं फॉर्म, और जब देखते हैं बाद में तो कुछ चेंजिंग हो जा रहा है उनका। तो यहाँ तो सर्वर स्लो है, उसकी वजह से भी हो रहा है। और यहाँ स्टूडेंट्स के पास संसाधन अपने पास नहीं है कि वो अपने से लैपटॉप से फॉर्म भरे, तो साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरते हैं। और सबको पता है कि साइबर कैफ़े तो ऐसा नहीं ना कि घर घर खुला हुआ है, किसी चौक चौराहे पे साइबर कैफ़े है, गांव में हो या शहर में हो, तो वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, हज़ारों की भीड़ रहती है साइबर कैफ़े वाले के पास। और साइबर कैफ़े वाले में जो फॉर्म भरने वाले होते हैं, जिनको बैठाया जाता है, वो तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई है कि एक बार में 10-10 फॉर्म फिल करते हैं, और उनको जानकारी भी सही से हो नहीं हो ये भी कुछ नहीं कह सकते। सभी लोग को जरूरी थोड़े कि इस चीज़ की जानकारी होती है, नहीं भी रहती है, उन लोग को बस बैठा दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं, तो एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स है इसमें। एक अनुमान है कि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स है जिनका किसी न किसी वजह से फॉर्म भरने में गलती हुई है, चाहे वो फोटो का बैकग्राउंड में गलती हो, हिंदी के सिग्नेचर के जगह इंग्लिश सिग्नेचर हो गया हो, या बीसी के जगह एमबीसी के जगह बीसी हो गया हो, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास है तो सर्टिफिकेट नंबर में गलती हो गया, या ईडब्ल्यूएस माने भरने में छूट गया। दिलीप भाई, सब तो ठीक है, 1-1.5 महीना हो गया नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसको लेकर कोई सूचना ही नहीं है। क्या ये भी पंचवर्षीय योजना चलने वाला है क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि वही उसी तरफ फिर से बीएसएससी जा रही है, क्योंकि बीएसएससी का इतिहास ही देख लीजिए, तो समय पे आज तक कोई वैकेंसी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी जो शुरुआत से ही ऐसा चल रहा है, तो लक्षण तो यही दिख रहा है। लेकिन इस बार हम लोग होने नहीं देंगे। पंचवर्षीय योजना अगर बीएसएससी सोच रहे कि इसको ले जाए पंचवर्षीय योजना में, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन इसको पंचवर्षीय योजना में नहीं जाने देंगे। और बीएसएससी को हर हाल में
1 से 1.5 साल के अंदर इस वैकेंसी को पूरा करना होगा, या नहीं तो बीएसएससी में ताला लग जाएगा। इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप समय पे वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, समय पे परीक्षा नहीं ले रहे हैं, समय पे वैकेंसी पूरा ही नहीं कर रहे हैं, तो उस आयोग का रहने न रहने से क्या फायदा। इससे अच्छा है कि वैसे आयोग पे ताला लगा दिया जाए, बंद हो जाए। काहे ला उतना वेतन दिया जा रहा है कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे। तो इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बीएसएससी या तो समय पे इस बहाली को पूरा करेगी या बीएसएससी हमेशा के लिए बंद होगी। ये दिलीप कुमार आपके चैनल से खुलेआम ऐलान कर रहा है। दिलीप जी, कल प्रथम इंटर स्तरीय के छात्र जो हैं वो आयोग ऑफिस पहुंचे हुए थे, और देखिए बदकिस्मती कि मैं भी नहीं जा पाया और आप भी बता रहे हैं कि आप भी नहीं पहुंच पाए वहां पर। तो क्या कारण, किस कारण से आप नहीं गए, ये भी मैं जानना चाहूँगा। मैंने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया। और क्या मेरिट लिस्ट को लेकर आपको क्या अब लग रहा है कि भाई जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो फिर क्यों आप कल को सरकारी कर्मचारी जो होने वाले हैं, आप ही के बिहार सरकार के अंग बनने वाले हैं, उनको आप क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों वो इतने धूप में वहाँ पर लाठी खा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, परेशान हैं? उनको जल्दी कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। देखिए, कल मैं नहीं गया था, पहले से मैंने बता दिया था। जो लोग भी मुझे फ़ोन कर रहे थे उन सबको बता दिया था मैंने पहले भी कि 23 तारीख का जो आंदोलन है वो मुझसे पूछ के नहीं किसी ने डिसाइड किया था। स्टूडेंट्स ने जो भी डिसाइड किए गए हों, ना ही मुझसे कोई सलाह लिया गया था। अगर मुझसे पूछा जाता, सलाह लिया जाता, तो मैं बताता कि आंदोलन कब करना है, कैसे करना है। लेकिन जो लोग डेट डिसाइड किए उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि 23 को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो आपका आना जरूरी नहीं है, हम लोग खुद आंदोलन करेंगे और आप सिर्फ समर्थन कर दीजिए, समर्थन में वीडियो बना दीजिए, लोगों से आने के लिए कह दीजिए। तो मैंने कहा था कि देखिए, जैसे ही हम समर्थन में वीडियो बनाएंगे और हम वहाँ नहीं जाएंगे तो सब यही सवाल करेंगे कि हमको बुला लिए और आप खुद क्यों नहीं आंदोलन में आए। मैंने पहले ये कहा था कि यही होगा, लेकिन फिर भी वो लोग जिद करने लगे। तो परसों रात को हम 10:30 पौने 11 बजे लाइव आकर यूट्यूब पे बता दिए थे कि आप लोग जाइए, आंदोलन है, आप लोग को जाना चाहिए और हम भी आएंगे। मैंने ये कहा था कि मैं आऊँगा आंदोलन में, और कल मैं निश्चित रूप से आंदोलन में जाता, और जाने के लिए मैं निकल भी चुका था। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, ना बाइक है, ना कुछ है। मुझे जहाँ भी जाना होता है ऑटो से जाते हैं, और हर रूट में ऑटो नहीं जाता, ये आप लोग को भी पता है, पैदल जाना पड़ता है। अब उतना मेरे पास पैसा तो नहीं ना कि हम रिजर्व करके गाड़ी चले जाएंगे, या ओला या कैब क्या क्या होता है वो हम बुक करके चल जाएंगे, या रिक्शा से ही चल जाएंगे कहीं। ऐसा भी मेरे पास नहीं, क्योंकि पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए। तो मुझे या तो ऑटो से जाना पड़ता है जिस रूट में ऑटो चल रहा है, या जहाँ नहीं चल रहा है ऑटो वहाँ पैदल जाना पड़ता है। तो इसमें मजबूरी है मेरी। तो मैं जाने के लिए निकला भी था, लेकिन उसी समय मेरे पास फ़ोन आ जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि बीपीएससी पेपर लीक को मैंने उजागर किया, तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं उस चीज़ को अंजाम तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है कि पेपर लीक में जो संलिप्त है वो लोग पकड़े जाए। नहीं तो फिर आगे जो ये बहाली आई हुई है CGL 3, उसमें भी पेपर लीक होगा, धांधली होगी। ये जो प्रथम इंटर मेरे पास फोन आया, 2-3 लड़कों का फोन आया कि देखिए दिलीप जी काहे इतना भाव खा रहे हैं, शुरू से इस मुद्दा को उठाते रहे और आज जब छात्र नेता बन गए हैं तो हम लोग के आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि हमसे पूछ के नहीं किया। नाराजगी है आपको लेकर, और आप तो शुरू से इस मामले को उठाते हैं, फिर अंतिम वाले में क्यों नहीं गए आप? नहीं, नहीं जाने की बात नहीं है। मैं हमेशा से छात्रों के साथ हूँ, जहाँ भी सही मुद्दा होगा मैं उनके साथ रहूँगा। गलत चीज़ के लिए कोई आंदोलन होगा तो मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन मैं पहले कई बार ये बता चुका हूँ कि जो आंदोलन का ये लोग डेट रखे, हमसे नहीं पूछा गया और न ही सलाह लिया गया, उसके बाद भी हम जाने के लिए तैयार थे ना। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग बोले कि आपको आने का जरूरी नहीं है। इन्हीं लोगों में से कहा गया कि आपको आने का जरूरत ही नहीं है, मतलब कि दिलीप कुमार आता है तो वो नेतागिरी करता है, नेतागिरी करने के लिए आ रहा है। तो यही लोग में से तो कुछ लोग बोल रहे हैं। तो पहले तो ये लोग आपस में डिसाइड कर लेना कि दिलीप कुमार को आना है कि नहीं आना है। अगर हम खुद आंदोलन का डेट अनाउंसमेंट करते तो फिर हमको किसी से कुछ बात नहीं था। हम जब अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो भाई जिसको आना है आते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं आंदोलन का, तो फिर तो जो लोग डिसाइड कर रहे हैं वही लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं आइए, तो फिर हम कैसे जाएंगे आंदोलन में? लेकिन इसके बाद भी हमने कहा था परसों कि हम आएंगे। लेकिन अगर हमने आंदोलन डिसाइड किया होता, आंदोलन का डेट और अनाउंसमेंट किया होता, तो हम हर चीज को पीछे छोड़ के हम सुरक्षित रखते अपने आप को उस दिन कि हमको आंदोलन में ही जाना है, बाकी कोई भी काम नहीं करना। छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी यह प्रश्न उठता है। हम लोग बताएं कि कल वहां पर जो गए हुए थे हमारे साथ के जो और जहां मैंने काम किया था वहां के रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि भैया
छात्र लेकिन आते नहीं हैं। ये लोग, कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर पूरा बैकग्राउंड बनाते हैं कि छात्र परेशान हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अगर देखिए तो कल बीएसएससी आयोग के पास छात्र मुश्किल से 100 के आसपास रहे होंगे। उतना बड़ा 12,000 छात्र है, अगर 50% भी आए तो दबाव बनता, छात्र नहीं आते हैं। क्या कहना है? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो सब बहुत 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो हम कुछ भी कर देंगे, उनके लिए जान भी दे देंगे ना, तो भी कहेगा कि दिलीप कुमार तो नेता बनने के लिए जान दे दिया। वो 4-5 लोग हैं, मैं जानता हूँ, नाम से जानता हूँ सबको। तो वैसे लोगों की बातों पे हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन बुरा लगता है कि उन्हीं के लिए हम लड़ रहे हैं और वही लोग हर चैनल पे कमेंट करते हैं मेरे अगेंस्ट में। हम आज तक चैनल पे लाइव थे, उस वहाँ भी जाके वो लोग उल्टा पुल्टा मेरे बारे में कमेंट करा, जबकि पेपर लीक को उजागर का मामला चल रहा था, उस पर बहस चल रही थी और उसमें जाके उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं। ये 5-6 लोग हैं। तो इनके लिए हम अगर जान भी दे देते थे ना, तो भी ये लोग कहेंगे तो नेता बनने के लिए जान दे दिया। तो इन लोगों की बातों पे ध्यान अगर हम देंगे तो आगे हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि जब इनको जॉब लेना है तो ये लोग घर बैठे हैं और दिलीप कुमार इनके लिए आंदोलन करता है, जेल तक चले जाते हैं और ये लोग घर बैठे रहते हैं। तो इनको ना सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं आंदोलन में आते हैं। और जो लोग मेरे खिलाफ उल्टा पुल्टा अभी कमेंट करे, वो लोग कभी आंदोलन में नहीं आते हैं, वो लोग घर बैठे कमेंट करते हैं सिर्फ। और उसमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी आईटी बनाए हुए हैं और उससे कमेंट करते हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ना कि आप घर बैठे हैं, आपको नौकरी लेनी है और आप आंदोलन में नहीं आते हैं। और दिलीप कुमार आपके लिए जहाँ जेल तक चला गया, जेल तक जाने के लिए अभी भी तैयार रहता है और उसके बावजूद भी आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। पेपर लीक को हमने उजागर किया तो क्या हम अपने लिए उजागर किए? उसमें क्या बीएसएससी अभ्यर्थियों को फायदा नहीं है? अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं आया, इसमें भी तो अभी धांधली चल रही है अंदर अंदर। फिर CGL 3 की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी हम बराबर लड़ रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान 2 मार्च से चला रहे थे, अभी उसका एग्जाम नहीं होना है, उसमें भी तो पेपर लीक हो सकता है। तो एक बार जब पेपर लीक उजागर हुआ और सबूत है हमारे पास, तो उस सारे शिक्षा माफियाओं को पकड़वाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि अगली कोई वैकेंसी में ये लोग पेपर लीक नहीं करवा पाए। सचिवालय सहायक में तो पहला और दूसरा दोनों में खुलकर धांधली, खुलकर ये हुआ। तो भले कागजी कार्रवाई ना हो, लेकिन हम लोग सुने हैं ऐसा और प्रमाण भी देखे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग फर्जी तरीके से बहाल हो गए, अब पता नहीं कौन है क्या है। और बीएसएससी 3 में, सचिवालय 3 में भी जो ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा नज़र बनाए रखने की कि इसमें किसी तरह का धांधली नहीं हो पाए, और धांधली हुआ तो परीक्षा में देरी भी होगा, योग्य कैंडिडेट सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक और मामला है एसटी कैंडिडेट का। सचिवालय सहायक में एक भी एसटी कैंडिडेट को जगह नहीं दिया गया है। हमारे पास बताएं आपको कि गोंड जनजाति जो हैं, जो कि पश्चिम चंपारण में रहते हैं, उनके कितने छात्रों का फोन आया कि हमारे लिए सचिवालय में क्यों एंट्री बंद कर दिया गया है। दिलीप जी, क्यों नहीं जगह है? जगह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो बिहार के नागरिक नहीं है क्या? देखिए, जब संवैधानिक रूप से दिया गया है 1% आरक्षण एसटी को, तो मिलना चाहिए उनका। जितना सचिवालय सहायक का सीट है उसका 1% जितना होता है, 15 के आसपास होगा, जो भी हो तो देना चाहिए उनको। अगर नहीं दिया गया तो गलत किया गया। हम लोग देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, जो कानून है संविधान में उसके अनुसार आप काम कीजिए ना, हम उसके लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं दिया रहता रिजर्वेशन तब हम लोग नहीं बोलते, लेकिन जब उनको 1% दिया गया है, आप एसटी को नहीं दिया गया, एससी को दिए हैं, आप ओबीसी को दिए हैं, ओबीसी में भी BC1 BC2 आरक्षण आप दे रहे हैं, EWS आरक्षण दे रहे हैं, तो फिर एसटी को 1% दिया गया तो क्यों नहीं आप उनको दिए हैं? भले बिहार में उनकी संख्या कम है, लेकिन क्या संख्या कम होना ही उनके लिए बेरुखी का कारण है? हमको तो लग रहा है वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। लगता है कि एसटी की संख्या कम है तो वोट कुछ प्रभाव नहीं डालते, प्रभाव डालेंगे नहीं वोट में, इलेक्शन में कोई प्रभाव ये लोग नहीं डालेंगे। 1% है वो भी छिटपुट है, एक जगह तो है नहीं कि किसी एक विधानसभा को प्रभावित कर देंगे। अलग अलग हैं, 10 लोग यहाँ है, 10 लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्र में होंगे, 10 लोग अलग जिला में होंगे। तो इस वजह से भी हो सकता है सरकार जो है इन लोगों को के साथ इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। एक भी आदमी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय ही होता है, 1000 आदमी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी अन्याय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को 1% के अनुसार जितना सीट होता है वो मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन हमने एक अधिकारी से बात किया इस संबंध में जो सचिवालय में है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें जो है रोस्टर के अनुसार आरक्षण मिला है। जो रोस्टर देखा जाता है, रोस्टर तैयार होता है तो उसमें जो देखिए, रोस्टर की आप बात कर रहे हैं, रोस्टर तो पूरा वो जातीय समीकरण के हिसाब से तैयार होता है। इसके लिए
हमको भी बड़े बड़े अधिकारियों ने बताया है कि रोस्टर क्या होता है। रोस्टर कुछ नहीं होता है, रोस्टर जातीय समीकरण और कौन आपका वोट बैंक है उसी के हिसाब से वो तय किया जाता है। और उसी आप ही बताइए ना, महिलाओं का कौन सा रोस्टर है कि उन्हें सब में 50% 35% रिजर्वेशन दे दिया जाता है। 2018 में सिपाही का बहाली हुआ, 10,000 में से 7200 महिलाओं को भर्ती कर दिया गया, 56 जो है जनरल कैंडिडेट उसमें भर्ती हुए हैं। तो वो कौन सा रोस्टर है? ये रोस्टर जो है दिलीप जी, आपको मैं बता दूं, ये जातीय समीकरण है उसी के हिसाब से। और उसमें बिहार में एसटी फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए उनको सचिवालय में सीट नहीं दिया गया। अगर नियम से देखा जाए तो सचिवालय में इनका कम से कम, आपने बताया कि 1%, तो कम से कम 15 से 20 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व होना चाहिए था। और ये तो मतलब वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी तो नहीं है, ये तो किसी खास कास्ट के लिए नहीं निकला, तो ये तो नई भर्ती है ना। तो नई भर्ती में क्या होता है, जितना आरक्षण जिस कैटेगरी को दिया गया तो जितना सीटें उसके अनुसार मिलता है। हाँ। अगर रोस्टर वाली बात है तो फिर महिला आरक्षण तो रोस्टर में नहीं आएगा। रोस्टर में नहीं आएगा, पहले तो नहीं था महिला। अरे मिलना ही नहीं चाहिए। 2016 अप्रैल से ये महिला आरक्षण आया है, ये वैकेंसी कब से है? 2014 से वैकेंसी है, तो फिर महिला आरक्षण कैसे मिल गया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपको 2019 से लागू हुआ है, तो फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण इसमें नहीं मिलना चाहिए था, तो क्यों मिल रहा है भाई? तो ये सब वही आपने जो कहा कि वोट बैंक की राजनीति है, एसटी की संख्या नहीं के बराबर है, बहुत कम है बिहार में, तो क्यों सीट पर बात करें उसमें? क्यों सीट पर बात करें? यही बात ही है। तो आयोग से गुजारिश है कि आप जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स में ना फंसे, जातीय समीकरण में ना फंसे, बल्कि जो संविधान में दिया हुआ है कि जिसका जितना प्रतिशत जगह आरक्षित होना चाहिए उतने हिसाब से आप उनको जगह दें। और सचिवालय में, सचिवालय सहायक में अगर आप अनुसूचित जनजाति के लिए जगह नहीं देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्योंकि आपको बताएं कि पश्चिम चंपारण में, जमुई में, बांका, ये सब ऐसे ज़िले हैं जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, जनजाति रहते हैं, और वो भी पढ़ाई लिखाई अच्छा करते हैं, मुख्य धारा में है, और उनका भी सपना है कि वो पटना में जॉब करे, सचिवालय में जॉब करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सीटों का आरक्षण करना पड़ेगा और उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताएं कि एग्जामिनेशन का डेट आखिर क्यों नहीं घोषित किया गया है? आखिर 1-1.5 महीना फॉर्म फिलअप किए हो गया, और एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट भी कम से कम आना चाहिए कि इस समय आपकी परीक्षा होगी। यही केवल दायित्व खत्म नहीं हुआ आयोग का कि हमने केवल फॉर्म फिलअप करवा लिया। इसके अलावा बताएं, एडिट का ऑप्शन जरूर देना चाहिए, और ये अधिकार भी है कि वो कोई भी व्यक्ति जब फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसमें अगर फॉर्म फिलअप करते समय टेक्निकल आधार पर उससे दिक्कत होता है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाए, ताकि उसे जो कंपटीशन है, जो नियोजन है, उसमें बराबरी के रूप में भाग लेने का मौका मिल सके। तो गुजारिश है आयोग से कि इन बातों पर ध्यान दे, और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय को लेकर आपको हम बता दें कि परीक्षा आपका बहाली जो है वो अंतिम फेज में है, और न्यू एनसीएल का जो आया है, सरकार ने जो जारी किया है परफॉर्मा और सभी का लिस्ट जो जारी किया है, उसी कारण आपके मेरिट में देरी हो रही है। लेकिन सारा मामला क्लियर हो चुका है और तुरंत ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।